हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी का मैथ। और एनसीईआरटी के मैथ में हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.2। और देखो 6.1 में हमने बात किया था सर्वांग समता क्या होता है और समरूपता क्या होता है। कोई भी दो बहुभुज, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, वो कब सर्वांगसम हो जाएंगे और कब समरूप हो जाएगा, इसके बारे में हमने बात किया है। अब ये जो चैप्टर है 6.2, यहाँ पर हमको क्या देखना है, यहाँ पर देखना है कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं और किस स्थिति में दो त्रिभुज समरूप हो जाता है, और समरूप होने के बाद त्रिभुजों में कौन कौन से समानताएं आ जाती है। ये सारी बातें हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, कब होंगे ये जानना है हमको। दो त्रिभुज समरूप कब होने वाले हैं? जैसा कि हमने बहुभुज में क्या पढ़ा है, बहुभुज में पढ़ा है दो बहुभुज समरूप होते हैं, चाहे चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, अष्टभुज हो, इससे कोई मतलब नहीं है। दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, यदि उनके संगत कोण समान हो, संगत कोण समान हो। और दूसरा हमको पता है कि संगत भुजाएं समानुपाती हो। क्या हो? संगत भुजाएं समानुपाती हो, समानुपाती। अब चूंकि त्रिभुज भी एक बहुभुज ही है ना, त्रिभुज कुछ अलग नहीं है, त्रिभुज भी एक बहुभुज ही है, तो ये दोनों जो कंडीशन है वो त्रिभुज पर भी लागू होने वाले। मतलब दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे जब उनकी संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं समान हो। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, ये हमारे पास एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज यहाँ पर हमारे पास DEF है, DEF है। ये दो त्रिभुज है हमारे पास। अपने पास मान लो ये 50 है, ये 60 है और ये 70 है। यहाँ भी देखेंगे ये 50 है, ये 60 है और ये 70 है ना? बातें समझ में आ गई। अब ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 8 है और ये 10 है। अब समझो बात को कि दो त्रिभुज हम समरूप बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में गौर से देखो तो कोण A और कोण D बराबर है। कोण A बराबर कोण D है और ये है 50 डिग्री। कोण B बराबर कोण E है, कोण B बराबर कोण E है और ये है 60 डिग्री। इतनी बातें समझ में आ गई तुमको? इतनी बातें समझ में आ गई। अब समझने वाली बात है, A D के बराबर है और B E के बराबर है, तो कोण A और B के बीच की भुजा और कोण D और E के बीच की भुजा, इसका अनुपात लेना है हमको। ठीक है, इसका अनुपात लेना है। इसका मतलब AB, यहाँ देखो ना, AB और बट्टे में यहाँ पर देखो DE, बट्टे में DE करना है। तो AB का मान है 3 और DE का मान है 6, तो कितना आ रहा है? 1/2। यहाँ तक समझो बात को। फिर देखो दूसरा आगे देखते हैं, कोण C बराबर कोण F है, कोण C बराबर कोण F है और ये कितना है? 70 डिग्री है। तो यहाँ पर तीनों कोण तो बराबर हो रहा है, तीन संगत कोण तो बराबर है, लेकिन अब जो एक अनुपात हमने लिया AB बट्टे DE का, दूसरा अनुपात क्या ले? दूसरा अनुपात बना सकते हैं BC बट्टे EF, BC बट्टे EF। यहाँ देखो ना, BC बट्टे में EF, यहाँ लेंगे BC बट्टे EF। अब BC का मान 4 है और EF का मान 8 है, तो इसका भी अनुपात कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है। और तीसरा अनुपात क्या ले? तीसरा अनुपात देखो AC और बट्टे में यहाँ देखो ना DF, AC बट्टे में DF, AC बट्टे में DF। और ये भी कितना आ जाएगा तुम्हारा? 5/10, 5 दूनी 10 मतलब 1/2। तो जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो ये वाला कंडीशन, तो ये वाली स्थिति तो तुमको उसमें होनी चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो समरूप नहीं होना है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोण बराबर आ रहे हैं, संगत कोण बराबर आ रहा है और संगत भुजाएं समानुपाती। मतलब समानुपाती का मतलब क्या होता है कि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है। अगर संगत भुजाओं का अनुपात निकाल रहे हैं तो यहाँ भी देखो 1/2 आ रहा है, यहाँ भी देखो 1/2 आ रहा है और यहाँ भी देखो 1/2 आ रहा है। तो कहने का मतलब यदि संगत कोण समान है, संगत भुजाएं समानुपाती है, तो त्रिभुज जो है वो क्या है? समरूप है। बातें समझ में आ गई। प्रमेय है 6.1 और 6.1 प्रमेय क्या कह रहा है और जरा हम बात करते हैं। प्रमेय कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है।
कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है यहाँ पर देखो हमारे पास त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में एक रेखा DE खींचा गया है जो BC के समांतर है। हमारे पास त्रिभुज ABC है और एक रेखा DE खींचा गया जो तीसरी भुजा, त्रिभुज की तीसरी भुजा BC के समांतर है। और ये जो DE खींची गई है वो AB को D बिंदु पर काट रहा है और AC को E बिंदु पर काट रहा है। बातें समझ में आ गई? समझो बात को। हमारे पास ABC एक त्रिभुज है, BC के समांतर हमने DE खींचा जो AB को D बिंदु पर काट रहा है और AC को E बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, ये हमारे पास इतनी बातें हैं जो थ्योरम में बात किया जा रहा है। हमको साबित क्या करना है? साबित करना है कि AD बट्टे DB होता है और AE बट्टे EC होता है। तो इतनी बातें हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, हम बताओ क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, DE समांतर BC है, साथ ही साथ DE AB और AC को क्रमशः किस बिंदु पर काट रही है? D और E बिंदु पर काट रही है, D और E बिंदु पर काटती है। अब इतनी बातें हमने पहले ही बता दिया तुमको। साबित क्या करना है यहाँ पर हमको? साबित क्या करना है? साबित करना है हमको कि AD बट्टे DB होता है और बराबर में AE बट्टे EC होता है। ये हमको साबित करना है। AD बट्टे DE होता है, AB बट्टे DB होता है और AE बट्टे EC होता है। आ जाओ, अब देखो साबित करने के लिए ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमको, मतलब पिक्चर के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ करना पड़ेगा। और वो छेड़छाड़ क्या करेंगे जरा बात कर लेते हैं। हमको क्या करना है? D से DM लंब AC खींचना है, DM लंब AC खींचना है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। साथ ही साथ दूसरी बात, हमको क्या करना है? EN लंब AB खींचना है। इसका मतलब ये वाला कोण भी कितना होगा? 90 डिग्री का। दूसरी बात है, हमको क्या करना है? BE को मिलाना है और DC को मिला देना है। हमने क्या कहा बनावट में? देखो हमने क्या किया कि DM लंब AE खींचा। लंब खींचने का मतलब है एक ऐसी रेखा खींच रहे हैं जो बिल्कुल 90 डिग्री के कोण बनाते हुए खड़ा रहेगा। फिर EN लंब क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। इस प्रकार से EN जो एंगल बना रहा है AB के साथ वो भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। साथ ही साथ BE और DC को हमने क्या किया? मिला दिया। अब आ जाओ, इसको हम लिख भी देते हैं। तो हमने क्या किया? DM लंब AC खींचा, DM लंब AC तथा यहाँ पर DM लंब AC और EN लंब AB खींचा। साथ ही साथ हमने क्या किया? BE और DC को मिलाया। अब आ जाओ प्रमाण देख लेते हैं, प्रूफ। आ जाओ, हम क्या बात करने वाले? हम बात करने वाले त्रिभुज ADE में। गौर से देखना, अगर हम इसको बाहर कर ले इसको इस प्रकार से हम बाहर कर रहे हैं तो यहाँ पर खींचा हुआ है हमारा EN, ये N है और ये E है। ये क्या है? ADE। इस प्रकार से ये वाला पिक्चर हमने काट के यहाँ निकाला है ताकि तुमको समझ में। अगर हम यहाँ से त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। इसका मतलब ये हो जाएगा हाफ गुने आधार क्या है? देखो जिस पर लंब खींचा है वही आधार है, AD आधार है और इनटू ऊंचाई क्या है? EN। ऊंचाई क्या है? EN। इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABADE, इसको हम बोलेंगे हाफ इंटू AD इंटू EN। ठीक है, तथा दूसरी तरफ हम बात कर ले। अब आ जाओ दूसरे वाले पिक्चर में। तो अगर हम करें एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, क्या? गौर से देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, गौर से देखना, ये इस प्रकार से पिक्चर बना हुआ है। ये अधिक कोण त्रिभुज है ना? ये B है, ये D है और ये E है। साथ ही साथ क्या है कि यहाँ से ये वाला भुजा बढ़ा हुआ है और ये क्या है? लंब है। ये क्या है? लंब है। समझो बात, ये N है हमारा।
अब यहाँ से अगर हम इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं BDE का क्षेत्रफल निकालते हैं, इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा तुम्हारा BD, और ऊंचाई कितना होगा, ऊंचाई तो यही जो दिख रहा है यही ऊंचाई होगा ना, ऊंचाई मतलब बिल्कुल स्ट्रेट सीधा 90 डिग्री कोण बनाता हुआ, ऊंचाई तो तुम्हारा EN ही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, तो यहाँ पर लिखेंगे हाफ गुने आधार, आधार क्या है BD है, और ऊंचाई क्या है EN है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर हाफ गुने BD गुने EN। इतनी बातें समझ में आ गई। तो एकदम समस्या ही नहीं है, स्टेप बाय स्टेप समझते चलो ना। अब क्या करना है, अब ये कर लो, अनुपात ले लो दोनों का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर हो जाएगा हाफ गुने एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कितना है, हाफ गुने AD गुने EN, हाफ गुने AD गुने EN। साथ ही साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE कितना है, हाफ गुने BD इंटू EN। ठीक है, हाफ से हाफ कैंसिल, EN से EN कैंसिल। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टे में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ से क्या बच रहा है, AD बट्टे DB, AD बट्टे DB। इसको अपन मान लेंगे समीकरण 1। कितना मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। देखो यहाँ तक अगर तुमको बातें समझ में आ रही है तो आगे कुछ नहीं है, इसी स्टेप को हमको दोहराना है और हमारा आगे का एक और इक्वेशन आ जाएगा। देखो कैसे, देखना कैसे आ रहा है, आ जाओ यहाँ से। अब क्या करें, अब क्या करें, हमको किस में देखना, हमने बात किया त्रिभुज ADE में, अब इधर से ले लेते हैं त्रिभुज AED में। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AED यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा, हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा तुम्हारा। AED में बात करेंगे, AED अच्छा AD यहाँ पर क्या दिया था हमने, AD है ना, तो यहाँ पर अगर हम बात करें AED में तो हाफ गुने आधार हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, इस बार देखो पिक्चर वही सेम रहने वाला है, ये पिक्चर तो तुम्हारा वही है। इस बार हमको लंब इसको लेना है, लंब किसको लेना है, DM को लेना है, किसको लेना है, DM को। अब अगर इसका क्षेत्रफल निकाले, ये A है ये E है, तो अगर इसका क्षेत्रफल निकाले तो हाफ आधार क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा, और ऊंचाई क्या होगा DM। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AED हाफ गुने AE गुने DM। देखो कुछ कुछ बातें तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, वो उसका जवाब तुमको अभी मिलेगा। ठीक है, तथा यहाँ पर अगर हम निकालें इसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल अब लो CED सेम बात होगा, हाफ गुने, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल CED में ये वाला त्रिभुज है हमारा, ये वाला त्रिभुज है, इस प्रकार से ये वाला त्रिभुज है ना, ये वाला त्रिभुज है ना, चलो, और ये ऊपर बढ़ा हुआ है, और लंब जो है ना, इस बार लंब क्या हमारे पास, ये M है, लंब क्या M है, ये D है, ये E है, और ये क्या है C है। अब अगर इस वाले त्रिभुज में देखें, अगर ये लंब है इसका मतलब ये ऊंचाई हो गया। अगर क्षेत्रफल निकालेंगे हाफ, आधार क्या होगा, आधार EC हो गया, क्या होगा, आधार EC हो जाएगा, आधार होगा EC, और लंब हो गया यहाँ से हमारा DM। तो ये हो गया हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, तो हाफ गुने EC इंटू DM। अब क्या करना है, जैसा हमने यहाँ पर अनुपात लिया है ना, तो वही अनुपात यहाँ भी लेना है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, AED क्या है, हाफ इंटू AE इंटू DM, हाफ इंटू AE इंटू DM है, और यहाँ पर हो जाएगा हाफ इंटू EC इंटू DM, है ना, ये हो गया। अब क्या देखो यहाँ से हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल, बच क्या रहा है हमारा AE बट्टे EC। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं गौर से, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बट्टे में एरिया ऑफ ट्रायंगल CED बराबर ये कितना आ रहा है, AE बट्टे EC आ रहा है। समीकरण कितना हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब एक बात यहाँ पर समझो, क्या, चूंकि एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज, एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है।
हमने क्या कहा, इसको मिटा लेते हैं, इसका अभी काम नहीं है। हमने क्या कहा, समझो बात को। ये जो दिख रहा है ना तुमको, दो त्रिभुज BDE और दूसरा त्रिभुज तुमको CED, ये एक ही, इसका आधार एक ही है। आधार क्या है, DE है। DE ही पर तो बन रहा है ना दोनों, इसका आधार एक ही है, DE है। दूसरी बात है, ये समान यानी DE और BC, इसके दोनों समांतर रेखाओं के बीच बन रहा है, मतलब एक ही समांतर रेखा और एक ही आधार वाला जो त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो अब दो त्रिभुज जो है DBE और CED, दोनों का एक ही आधार है DE और साथ ही साथ एक ही समांतर रेखा DE और BC के बीच में बन रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ देखो BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है बाबू, CED। इसको मान लो समीकरण 3। अब एक बात हमको बता दो, हमने क्या लिया, समीकरण 1 में देखेंगे ADE है और AED है। ADE और AED ये तो सेम त्रिभुज है, एक ही त्रिभुज है, मतलब इसका क्षेत्रफल तो बराबर ही है। ये वाला AED का क्षेत्रफल और यहाँ पर ADE का क्षेत्रफल, इसका तो बराबर है ही। दूसरा जो बात था, त्रिभुज BDE और CED का भी क्षेत्रफल क्या हो गया, बराबर हो गया। मतलब ऊपर वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल बराबर और नीचे वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल। इसका मतलब जो हम अनुपात ले रहे हैं ना, जो अनुपात हमने लिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, तो ये अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आ जाओ, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1, 2 और 3 से, 1, 2 और 3 से क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये बराबर हो जाएगा तुमको एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED और बट्टे में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, CED, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब जरा हमको बता दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर हमने क्या निकाला है, ये हमने निकाला है AD बट्टे DB, तो इसको लिख सकते हैं AD बट्टे DB। साथ ही साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल AED और बट्टे में एरिया ऑफ ट्रायंगल CED बराबर हमने क्या निकाला है, AE बट्टे EC, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं AE बट्टे में EC। ठीक है, और यही हमको साबित करना था। इस प्रकार से ये क्या हुआ, लिख देंगे साबित हुआ या प्रूव्ड। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया थ्योरम 6.1। आगे देखते हैं थ्योरम 6.2 को। तो यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं क्लास 10th NCERT का मैथ एक्सरसाइज। हमारे पास 6.2 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं और महत्वपूर्ण बातों में देखने क्या वाले हैं। यहाँ पर हम देखेंगे थ्योरम यानी प्रमेय संख्या 6.2 को। ठीक है, तो प्रमेय संख्या 6.2 कह क्या रहा है, प्रमेय संख्या 6.2 कह रहा है यदि एक रेखा के किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने तुरंत पढ़ा है कि सपोज अगर हमारे पास एक त्रिभुज है ABC है और एक तीसरी रेखा है DE जो AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर कट कर रहा है। ठीक है, और DE समांतर है BC को, DE समांतर है BC के, तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, AD बट्टे DB हो जाता है और AE बट्टे EC हो जाता है। ये हमने पहला थ्योरम पढ़ा है, अभी तुरंत पढ़ा है। लेकिन अब क्या पढ़ना है, अब क्या पढ़ना है, यही सेम हमारे पास एक त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। अब DE कोई रेखा दिया हुआ है और DE रेखा कर क्या रहा है, ये नहीं दिया हुआ है कि DE समांतर BC है, DE रेखा दिया हुआ है और ये कर क्या रहा है कि AD बट्टे DB और बराबर कर रहा है AE बट्टे EC का। यानी कि यह रेखा इस प्रकार से है त्रिभुज ABC में कि यह AB और AC को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। मतलब AD बट्टे DB का अनुपात ले ले, AE बट्टे EC का अनुपात ले ले, ये बराबर आ रहा है। तो हमको बोल रहा है साबित करने के लिए कि DE समांतर BC है, DE समांतर BC है। ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, बातें समझ में आ रही। कहने का मतलब ये भी हो सकता है, मान लो
मान लो ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, और ये है हमारे पास 5, ये 6 है और ये 8 है। कितना है? 6 है, 8 है। अब अगर अनुपात ले AD बट्टे DB का, AD बट्टे DB का अनुपात पकड़े तो ये 3/4 आ रहा है, और इसी तरह से अगर AE बट्टे EC का अनुपात पकड़े तो ये आ रहा है 6/8। कितना आ रहा है? इसका मतलब ये तो 3/4 ही होगा। अब यहाँ पर है कि AD बट्टे DB 3/4 और AE बट्टे EC 3/4 है, तो हमको साबित क्या करना है कि इस स्थिति में DE जो है वो समांतर BC के होता है। ये हमको साबित करना है। करेंगे साबित, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, आओ देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने त्रिभुज बना दिया है। अब इस त्रिभुज में दिया हुआ क्या है, आओ जरा हम बात करते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, प्रश्नानुसार अभी हमने तुमको समझाया है। त्रिभुज ABC में दिया हुआ है AD बट्टे DB बराबर में AE बट्टे EC, ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। साबित क्या करना है तुमको? साबित करना है DE समांतर BC, ये तुमको साबित करना है। अब यहाँ पर तो हमको ये साबित करना है DE समांतर BC है। देखो यहाँ से पर बनावट देख लेते हैं, क्या करेंगे हम। यहाँ भी थोड़ा सा पिक्चर के साथ क्या करना पड़ेगा, छेड़छाड़ करना पड़ेगा, तो वो देख लेते हैं। अभी ये हमारे पास तो दिया हुआ नहीं है कि DE समांतर BC है। अब ये मान के चल रहे हैं, है ना, हम ये मान के चल रहे हैं, या बनावट क्या लेंगे, परमाने ले लो, परमान ले लो, ठीक है, परमान ले लेते हैं। अब चूंकि हमारे पास ये तो दिया ही नहीं है कि DE समांतर BC है, इसलिए हम करेंगे क्या, हम लिखेंगे यहाँ पर यदि DE BC के समांतर न हो तो एक रेखा इस प्रकार खींचा। अब एक रेखा ले लो, रेखा में क्या है, रेखा में तो कोई लेना पड़ेगा ना, जैसे कि मान लो DE डैश इस प्रकार खींचा कि DE डैश समांतर BC। इसका मतलब क्या है, समझो। यहाँ से हमने क्या किया, हमारे पास ये दिया हुआ नहीं है DE समांतर है BC के, तो हमने क्या किया, एक रेखा इस प्रकार से खींचा DE डैश। अब ये DE डैश जो है ना वो समांतर है BC के, DE डैश जो है वो समांतर है BC के। तब क्या हो जाएगा, तब DE डैश समांतर BC हो जाएगा। जब DE डैश समांतर BC होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, AD बट्टे DB बराबर AE डैश और बट्टे में E डैश C। ये कहाँ से हो जाएगा, परमेय 1 से, परमेय 1 से। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा है यदि किसी त्रिभुज में कोई एक इस रेखा इस प्रकार से खींचा जाए कि दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु को प्रतिच्छेद करे और तीसरी रेखा के समांतर हो, तो उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये हमने पढ़ा है। इसका मतलब DE अगर DE डैश समांतर है BC की तो AD बट्टे DB हो जाएगा, साथ ही साथ AE डैश बट्टे EC डैश हो जाएगा, E डैश C हो जाएगा, ठीक है। इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। दिया है कि AD बट्टे DB और AE बट्टे EC, इसको सेकेंड मान लो। लेकिन हमारे पास दिया हुआ क्या, ऊपर देखो AD बट्टे DB और AE बट्टे EC, ये तो हमारे पास दिया हुआ है। अगर हम समीकरण 1 और 2 से देखें, समीकरण 1 और 2 से देखें तो AD बट्टे DB यहाँ भी है, AD बट्टे DB यहाँ भी है, मतलब LHS दोनों का बराबर है। इसका मतलब RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास, इधर देख लेते हैं अपन, इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास AE बट्टे EC डैश, AE डैश बट्टे में E
डैश सी और बराबर हो जाएगा हमारा ए ई बट्टे ई सी। क्या हो जाएगा? ए ई बट्टे ई सी। अब हमको करना क्या, सिंपली दोनों तरफ एक ऐड कर लेते हैं। तो ये होगा ए ई डैश बट्टे में ई डैश सी प्लस 1 बराबर ए ई बट्टे ई सी और प्लस में 1। ये हो जाएगा ए ई डैश और प्लस में ई डैश सी बट्टे ई डैश सी। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा ए ई बट्टे ए ई प्लस ई सी और बट्टे में ई सी। अब ये सिंपल भिन्न का जोड़ है जो तुमको पता होना चाहिए, इसमें एक जोड़ेंगे तो इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब गौर से देखना, ए ई डैश और ई सी डैश को जोड़े, ए ई डैश और ई डैश सी को जोड़े तो ये पूरा हो जाएगा ए सी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए सी और बट्टे में ई डैश सी। इसी तरह से ए ई और ई सी को जोड़े, ए ई और ई सी को जोड़े तो ये भी हो जाएगा पूरा ए सी और बट्टे में हो जाएगा ई सी। अब ए सी से ए सी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या? हमारे पास बच रहा है ई डैश सी बराबर में ई सी। अब ये क्या आ रहा है? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये देखो ई डैश सी और बराबर में ई सी आ रहा है, ई डैश सी बराबर में ई सी आ रहा है। अब ये तो दोनों एक जगह नहीं है, ये दोनों अगर बराबर आ रहा है इसका मतलब ये दोनों एक ही जगह होगा। ये दोनों बराबर, देखो ई डैश सी और ई सी दोनों बराबर आ रहा है, मतलब ई और ई डैश के बीच में कोई फासला ही नहीं है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ही है। क्या लिख सकते हैं? अतः हम कह सकते हैं कि ई और ई डैश सी समपाती है। और समपाती होने का मतलब क्या होगा? समपाती होने का मतलब होगा डी ई डैश बराबर डी ई डैश बराबर डी ई। ये दोनों एक ही रेखा है, अलग अलग रेखा नहीं है। इसका मतलब डी ई डैश बराबर डी ई है। अब चूंकि दिया है कि डी ई समांतर बी सी, ये तो दिया हुआ है ना, डी ई डैश समांतर बी सी, ये तो दिया हुआ है डी ई डैश समांतर बी सी। अब हम बोल रहे हैं कि डी ई डैश और डी ई एक ही रेखा है, अगर डी ई डैश समांतर बी सी है तो डी ई समांतर बी सी है, अतः डी ई समांतर बी सी। ये हो गया तुम्हारा प्रूफ, साबित हो गया तुम्हारा। ठीक है, आसान सा थ्योरम था, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं थी। अब देखते हैं कुछ यहाँ पर जो हमारे एग्जाम्पल में कुछ प्रश्न दिए गए हैं ना, उसको अपन क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ उदाहरण को जो हमारे 10th NCERT की मैथ के एक्सरसाइज 6.2 में दिए हुए हैं। तो पहला नंबर का उदाहरण देखो यहाँ पर क्या कह रहा है। पहला नंबर का उदाहरण है, यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे। तो सबसे पहले तो पिक्चर बना लेते हैं, क्या मतलब है इसका। तो त्रिभुज ABC इस प्रकार से हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, त्रिभुज ABC दिया हुआ है, एक रेखा खींचा जा रहा है D, कौन सी? D, जो AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए AD बटे DB। ये तो देख लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास दिया क्या है, दिया हुआ क्या है। यहाँ पर देखो त्रिभुज ABC में क्या दिया है, यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करे और BC के समांतर हो, है ना। त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, मतलब ये दिया हुआ है कि DE समांतर है BC के। साबित क्या करना है? साबित करना है AD बट्टे AB बराबर में AE बट्टे AC, AE बट्टे AC की साबित करना है। देखो AD बट्टे AB और AE बट्टे AC। हाँ, ये तो आसानी से साबित हमने किया है, थ्योरम संख्या 1 में साबित किया है ना, AD बट्टे DB और AE बट्टे EC। लेकिन यहाँ पर ये साबित नहीं करना है, यहाँ पर साबित करना है AD बट्टे पूरा AB और AE बट्टे पूरा AC। ये साबित करना है। कैसे कर सकते हैं, आओ देखते हैं। प्रमाण, ठीक है, चूंकि
DE समांतर है, DE समांतर है BC के। अब ये क्यों समांतर है बाबू, दिया है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, AD बट्टे DB और बराबर में AE बट्टे EC। याद ही रखो ना, पर में 1 से क्या लिखेंगे, पर में 1 से याद ही रखो। जब DE समांतर BC होगा तो AD बट्टे DB AE बट्टे EC यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या करें, कुछ नहीं करना है, उलट दो इसको, व्युत्क्रम कर लो इसका। ये हो जाएगा DB बट्टे AD और बराबर EC बट्टे AE। क्या किए हम, व्युत्क्रम लेने पर, बहुत बढ़िया, क्या किए, व्युत्क्रम लेने पर। अभी क्या करना है, दोनों तरफ ऐड कर देंगे 1, DB बट्टे AD प्लस 1 बराबर EC बट्टे AE प्लस 1। यहाँ पर देखेंगे LCM AD हो जाएगा, तो ये होगा DB प्लस AD बराबर में EC प्लस में AE और बट्टे में AE। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो DB और AD ऐड करेंगे, DB और AD ऐड करेंगे तो AB हो जाएगा, बट्टे में AD हो जाएगा। इसी तरह EC और AE ऐड करें, EC और AE ऐड करें तो ये हो जाएगा AC और बट्टे में AE हो जाएगा। चूँकि हमने यहाँ पर व्युत्क्रम लिया था इसलिए फिर से हम इसको उलट देते हैं, तो ये होगा AD बट्टे AB बराबर में AE बट्टे AC। यही तुमको साबित करना। तो देखो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर तुम पहले के बातों को समझ के चल रहे हो ना तो समस्या नहीं होने वाली, बिल्कुल हर बात समझ में आ जाएगी। लेकिन वही बात है अगर थोड़ा छोड़ के चल रहे हो तो समस्या है ना, क्योंकि मैथ है ही ऐसा सब्जेक्ट जो पीछे की बात को रिलेट नहीं कर पाओगे, नहीं लेके चलोगे, पीछे जो बता रहे हैं या जो बताया गया है तुम्हारे टीचर्स के द्वारा वो तुम लेके नहीं चल रहे, तो यहाँ पर समस्या तो होने वाली है। ठीक है जी, देखिए अगले प्रश्न को। तो यहाँ पर देखेंगे हम क्लास 10th NCERT का मैथ, और NCERT मैथ में हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो 6.2 है, और 6.2 में हम दूसरे नंबर के उदाहरण के बारे में हम बात करने के लिए जा रहे हैं। दूसरे नंबर का उदाहरण क्या है और कैसे कर सकते हैं, आ जाओ। दिया हुआ ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है। तो जो बातें सबसे पहले दिया हुआ है ना उसको हम नोट कर लेते हैं। क्या दिया है देखो जरा, दिया हुआ क्या है कि ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है, पहली बात तो ये दिया हुआ है, चलो बहुत बढ़िया। जिसमें क्या दिया हुआ है कि AB समांतर है DC, AB समांतर DC है, और समांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F है, ये तो है ही। EF तक भुजा AB के समांतर, अच्छा ये भी दिया हुआ है, देखिए EF भुजा AB के समांतर है, EF भुजा AB के समांतर है, यानी ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, गौर से देखना क्या है, AE बट्टे ED और बराबर में BF बट्टे में FC, ये हमको साबित करना है। क्या मुश्किल होने वाला है प्रश्न? बिल्कुल नहीं होने वाला है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। अगर तुमको थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम दोनों ही याद है, थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम, तो ये दोनों याद है, साथ ही साथ थोड़ा सा समांतर के बारे में तुमको जानकारी है, समांतर क्या होता है, तो तुमको ये प्रश्न आसानी से बन जाएगा। आओ जरा हम समझ लेते हैं, प्रमाण में देखते हैं हमने क्या किया है ना। पहले सबसे पहले प्रमाण से पहले हम बनावट ही डाल देते हैं ताकि तुमको समझ में आए। बनावट में हमने क्या किया, AC को मिला दिया, क्या किया हमने, AC को मिलाया, बहुत बढ़िया। AC को हमने क्या किया, मिला दिया, और इसको हमने नाम दे दिया G। क्या नाम दे दिया, G। आ जाओ प्रमाण में देख लेते हैं जी, गौर से देखना। यहाँ पर अगर हम बात करें, दिया है कि AB समांतर CD, पहली बात ये दिया हुआ है, तथा AB समांतर, यहाँ पर देखो ना, AB समांतर CD दिया है तथा EF समांतर AB दिया है। क्या दिया है, EF समांतर AB, EF समांतर AB। देखो AB यहाँ भी है, AB यहाँ भी है, इसका मतलब CD समांतर EF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CD समांतर EF हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, मान लो तीन रेखाएं हैं
L है, M है और N है। यदि L समांतर M है, L समांतर N है, इसका मतलब होगा कि M समांतर N। यदि ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, इसका मतलब ये इसके समांतर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यदि AB समांतर CD है, EF समांतर AB है, तो AB दोनों जगह आ रहा है। इसका मतलब CD समांतर EF। यहाँ पर समझो, AB समांतर EF है, AB समांतर DC है, इसका मतलब क्या होगा, EF समांतर CD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसलिए EF समांतर CD हो जाएगा। अब अगर EF समांतर CD है, इसका मतलब EG समांतर DC हो जाएगा, या CD बोलो। अरे ये EG समांतर होगा ना DC का, या EG ले लो, या इतना बड़ा भी रेखा लेंगे तो क्या होगा, वो DC के समांतर ही होगा। तो हम ले रहे EG समांतर DC हो जाएगा। ठीक है, अब त्रिभुज में देखो ADC में, इसमें देखेंगे EG समांतर क्या निकाला हमने अभी EG समांतर DC है। अब EG समांतर यदि DC है तो इसका मतलब AE बट्टे ED और बराबर में हो जाएगा AG बट्टे GC हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, परमेय 1 से। ये समीकरण हम फर्स्ट मान लेते हैं। आ जाओ आगे आ जाओ। यहाँ पर देखेंगे दिया है कि EF समांतर AB, ये तो प्रश्न में ही दिया है कि EF समांतर है AB के। यहाँ पर देखो ना, प्रश्न में दिया हुआ है EF समांतर है AB के। अब जब EF समांतर AB है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब GF समांतर AB होगा, GF समांतर AB हो जाएगा। अब त्रिभुज इसमें देखेंगे BAC में, या BAC ले लो, त्रिभुज BAC में क्या है, GF समांतर है AB के। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, CG बट्टे GA, जैसे इधर से शुरू कर ले, CF बट्टे FB, या CG बट्टे GA। या अब इसको उलट दे तो क्या हो जाएगा, इसको उलट दे तो ये हो जाएगा हमारा FB बट्टे CF बराबर में GA बट्टे CG। इसको मानेंगे हम समीकरण 2। एक बात हमको बता दो, AG बट्टे GC और AG बट्टे GC दोनों ही समीकरण 1 में भी है और 2 में भी है। इसका मतलब क्या होगा, समीकरण 1 और 2 से एक बात दोनों में है। इसका मतलब AE बट्टे ED ये बराबर हो जाएगा FB बट्टे CF के। क्या साबित करना था, FB बट्टे CF, है ना, थोड़ा लिखा है वो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया तुम्हारा प्रूव्ड, साबित हो गया तुम्हारा। कितना था प्रश्न संख्या 2। तीसरे नंबर का प्रश्न देखेंगे हम, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आओ जरा बात करें। अच्छा, तीसरे नंबर का प्रश्न में तो चित्र बना ही नहीं है। ये लो तुम्हारा चित्र। तो तीसरे नंबर के प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, और हम बात करते हैं। आकृति 6.16 में PS बट्टे SQ है, तथा PT बट्टे TR है, तो तथा PST बराबर PRQ है। तो सिद्ध करना है हमको त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कहने का क्या मतलब है, समझो बात को। यहाँ पर दिया हुआ क्या है, सबसे पहले ये नोट डाउन कर लेते हैं। दिया है त्रिभुज PQR में PS बट्टे SQ बराबर PT बट्टे TR, मतलब भुजाएं समानुपाती है। देखो, अगर मान लो ये रेखा समांतर है इस रेखा का, तो भुजाएं समानुपाती हो जाएगी। और अगर ये भुजाएं समानुपाती है तो इसका मतलब ये रेखा इसके समांतर हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ और भी बात समझो, यदि एस टी समांतर हो क्यू आर के तो ये हो जाएगा पी एस बट्टे एस टी बराबर में पी टी बट्टे टी आर, और ये होगा परमेय एक से या थेल्स परमेय से या आधारभूत परमेय से, जो भी बोल लो। अगर हमारे पास ये दिया है तो हम क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा एस टी समांतर क्यू आर, और ये होगा परमेय 2 से या थेल्स परमेय के विलोम से या आधारभूत परमेय के विलोम से। ठीक है जी। सिद्ध क्या करना है, ये देखो, सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये सिद्ध करना है। प्रमाण देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और दिया, उसका भी जिक्र कर ले। कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू, ये भी दिया हुआ है। देखो यहाँ से, कहाँ से, कौन सा कोण, पी एस टी, ये वाला कोण पी आर क्यू, ये वाला इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। प्रमाण देख लेते हैं। देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, दिया है यहाँ पर, गौर से देखना, पी एस बट्टे एस क्यू बराबर में पी टी बट्टे टी आर, ये दिया हुआ है। हमने पहले कहा अगर ऐसा दिया हुआ है तो हो जाएगा एस टी समांतर क्यू आर, इसलिए ये हो जाएगा एस टी समांतर क्यू आर। क्यों हो जाएगा, हमने कहा परमेय 2 से, तो यहाँ पर लिख देंगे परमेय 2 से। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा परमेय 2 से। चलो जी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एस टी समांतर क्यू आर है। अब अगर 2 रेखाएं इस तरह से समांतर हो जाती है और कोई तिर्यक रेखा इसको प्रतिच्छेद करे तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, और इस कोण को बोलते हैं हम लोग संगत कोण। कौन सा कोण बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं। अतः कोण पी एस टी बराबर हो जाएगा कोण पी क्यू आर के, यानी ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, तथा समीकरण 1 लो, तथा कोण पी टी एस बराबर हो जाएगा कोण पी आर क्यू के, ये समीकरण 2 ले लो। दिया है, एक चीज़ है जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो यहाँ से, कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू, ये समीकरण 3 ले लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ज़रूरत क्या है, पी एस टी यहाँ है, पी एस टी यहाँ है, तो अगर समीकरण 1 और 3 से देखें तो एल एच एस में क्या है, पी एस टी है, और आर एच एस में क्या है, पी क्यू आर है और पी आर क्यू है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 3 से कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू। अब देखो ये पी क्यू आर, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। अब किसी भी त्रिभुज के अंदर में 2 कोण बराबर है तो आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में 2 कोण बराबर है, 2 कोण बराबर है, अतः इसके सम्मुख भुजा भी समान होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा साबित।